कैद इश्क नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 45। पूर्वा उकताई हुई सीसा का कमरा छान रही थी। मोबाइल घर भूल गया था। फिर जाने किसके नंबर से इसे कॉल करके हुक्म दे दिया, मेरा मोबाइल उठाकर अपने पास रखो। मूसा और हदीर लाला की कॉल आए तो बता देना मोबाइल भूल गया हूँ, वरना वो कॉल ना उठाने पर परेशान होंगे। अब वो जाने कब से इसके कमरे की तलाशी ले रही थी, मोबाइल मिलकर ही नहीं दे रहा था। अपने नंबर से कॉल भी कर ली मगर शायद मोबाइल साइलेंट पर था। सना बेगम जो कुछ वक्त पहले ही वहाँ पहुँची थी, जीनत को लंच रेडी करने का कहकर कमरे की तरफ बढ़ी। इरादा कुछ रेस्ट करने का था। कुछ सफ़र की थकान थी, कुछ ईसा की परेशानी में रात भर सो नहीं पाई थी। कमरे में दाखिल हुई तो सामने खड़ी पूर्वा को देखकर ठटकी। कंधों से कतरे नीचे तक जाते शहद रंग बालों वाली गुलाबी सी गुड़िया, ट्राउजर शर्ट पर ईसा की हुडी पहने लापरवाही से दराजे छान रही थी। तुम कौन हो? और ये तो ईसा का रूम है ना? इनका सर घूम रहा था। इसे गौर से देखा तो याद आया वो परिहान की बहन थी, मगर यहाँ क्यों थी? मैं पूर्वा हूँ जी, ये रूम इनके ही यूज़ में है, पूर्वा ने सादगी से बताया। लेकिन सामने ठहरी औरत कौन थी और क्यों यह सवाल कर रही थी, वो ये नहीं समझ पाई। तुम परिहान की बहन हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? ईसा के रूम में इसी की हुडी पहने तुम यहाँ क्या कर रही हो? सना बेगम का हैरत से कहा जाने वाला जुमला आखिर में करख्तगी इख्तियार कर गया। वो घबरा गई। ईसा जी ने कहा था इनका मोबाइल वो भूल गए थे, तो मैं इसकी वजाहत सना बेगम पर भारी पड़ी थी। ईसा मोबाइल भूल गया था तो वो क्यों लेने आई? यहाँ क्यों हो? कौन लाया है इस घर में तुम्हें? कब से हो यहाँ? वो संजीदगी से बोलती इसकी तरफ बढ़ी। पूर्वा सहम गई। माँ तो बेटे से बढ़कर थी। ईसा जी के साथ आई थी। हम यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, वो घबरा कर जवाब दे रही थी। वेट, तुम्हारी आने की डेथ के बाद से? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ईसा के पास हो? इन्हें यकीन तो नहीं था मगर फिर भी ठटक कर सवाल किया और वो कुछ हिचकिचा कर सर हाँ में हिलाती कुछ दूर हुई। इनकी तो हस्ती हिलकर रह गई। दिमाग में झमाका सा हुआ। ईसा ने जो पिंक बिल्ली का जिक्र किया था, कहीं वो अपने खदशे पर सर झटका। कौन कौन जानता है तुम ईसा के पास हो? किसने भेजा इसके पास? किस हक से हो इसके पास? कड़े तेवरों से इसे घूरती तफ्तीशी अंदाज में पूछने लगी। हदीर भाई छोड़ गए थे इनके पास। इन्हें पता है कि वो बोल रही थी जब सना बेगम का दिल डरा। खानसादा ये कौन होता है मेरे बेटों पर अपने फैसले थोपने वाला? पहले मूसा को अपनी बहन थमा दी, अब ईसा को अपनी बीवी की बहन के लिए फंसा रहा है। बात सुनो लड़की, ये जो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है, मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ईसा पर डोरे डालने से वो कभी नहीं मिलेगा। मार डालूंगी मैं तुम दोनों को अगर ऐसा घटिया काम किया तो। वो बफरी हुई शेरनी की तरह गुर्राई। पूर्वा डर कर पीछे हुई। अभी तो निकाह का नहीं बताया था कि यह हाल था। वो चुप साध गई। नहायत नीच खानदान है तुम लोगों का तो। माँ बाप मर गए और खाला ने इन कामों पर लगा दिया। इसकी अपनी भी बरसों पहले से हवेली पर नज़र थी। खान अरबाज का कत्ल ना हुआ होता तो। वैसे क्या खूब खेल खेला है। वो बीबी शादी टूटने की कहानी सुनाकर हवेली में घुस गई और तुम यहाँ मेरे बेटे के पीछे लगी हो। वो सर्द लहजे में जितने सख्त अल्फाज हो सके बोलती चली गई। पूर्वा की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, आनी ऐसी नहीं थी, अब ये ऐसी नहीं है। आप गलत बोल रही हैं आंटी। पूर्वा ने कपकपाते लबों से इनकी गलत फहमी दूर करना चाही थी। शट अप, सब जानती हूँ कितने अच्छे लोग हो। तुम्हारी बहन हवेली में मलिका बनकर घूमती है। हवेली का वारिस इसके कदमों में है, फिर तुम्हें क्यों यहाँ फेंक रखा है? दूसरी बहन बाहर के मुल्क बैठी है, तुम लावारिस हो क्या जो यहाँ बैठी हो? इनके एहसाब चटक रहे थे, बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी लड़की को जिंदा गाड़ दें। तिरछी नज़रों से इसे देखा। कमसुन और हसीन वो परिहान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। दूधिया रंगत में गुलाबी झलक रही थी। चमकती शहद रंग आंखें शफात कांच की तरह चमक रही थी। अगर परिहान जैसी लड़की खानसादा को अपना दीवाना बना सकती है तो सामने खड़ी वो हसीन सूरत तो दुनिया भुला देगी। मैं जा रही थी अपनी आनी के पास। ईसा जी ने मेरी टिकट फाड़ दी थी, उन्होंने जाने नहीं दिया। पूर्वा ने भराई हुई आंखों से सामने खड़ी औरत को देखा जो इस वक्त दुनिया की जालिम तरीन औरत लग रही थी। इसकी बात पर सना बेगम का तनफ्फुस बिगड़ा। बेटा हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। एक बहू तो ज़बरदस्ती सर पर डाल दी गई थी मगर ईसा पर अपने सब अरमान पूरे करने थे इन्हें। जा रही थी तो ईसा को बताना ज़रूरी नहीं था। सब चालाकियाँ जानती हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो तनफर से बोली। पूर्वा रुक कर चलते दिल पर हाथ रख के लरसती टांगों को हरकत में लाई और कमरे से निकलने लगी थी जब उन्होंने फिर से रोका। अगर ज़रा सी भी गैरत है ना तो इस कमरे से नहीं, इस घर से ही चली जाओ। तुम्हारी बहन ने तो जो चाल चली सो चली। इसे तो खुद रुखसत करवा कर ले गए थे, इसलिए कबूल कर लिया। मगर तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो कि कभी तुम्हारी ईसा से शादी होगी।
बहनें नहीं रख सकती तो कोई रिश्तेदार या किसी जानने वालों के यहाँ चली जाओ और इज्जत से ज़िंदगी गुजारो, शक्ल गुम करो अब अपनी। वो नखुवत से बोलकर सर झटक गई। पूर्वा ने इनकी बात पर आंसू रोके। कमरे से निकलते हुए इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि अब इसका वाकई कोई ठिकाना नहीं है। वो किसी बॉल की तरह यहाँ से वहाँ हो रही है। खामोशी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर गई। ईसा यूनी से आया तो जीनत ने सना बेगम के आने की खबर दी। वो सीढ़ियाँ फलांगता रूम में पहुंचा। सना बेगम सर के शदीद दर्द से बेहाल हो रही थी। पूर्वा को देखकर जो धचका लगा था इसके आसार अभी बाकी थे। ईसा और मूसा दोनों को ही एक बार चीज़ पसंद आ जाए तो हर मुमकिन कोशिश करते थे हासिल करने की। मूसा समझाने या डांटने पर चुप हो जाया करता था, मगर ईसा हमेशा से ही उल्टा नाराज़ होता। खाना पीना बंद करके बात मनवा लेता था। पसंदीदा चीज़ों से वो कभी उकताया भी नहीं था। फिर यहाँ तो इंसान का मामला था। अभी कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि ईसा सिर्फ इंसानियत के नाते इसके साथ रहता है या फिर अपनायत हो गई है। अगर दोस्ती हो गई तो अगर अच्छी लगने लगी फिर। यही सोच सोच कर इनका दिमाग आधा हो रहा था। अभी तो निकाह और मोहब्बत का तस्वुर भी नहीं था। वो जान लेती तो शायद दिल बंद हो जाता। क्या हो गया आपको, तबीयत ख़राब थी तो नहीं आना था? इनसे मिलकर इनकी हालत देखता। ईसा घबरा गया। वो अपने लाडले को सीने में पीछे दीवाना वार चूम रही थी। इसे सही सलामत देखकर दिल में ठंडक सी उतरी थी। ठीक हूँ, बस शायद बीपी हाई हो रहा है। वो सर झटक कर आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। कह नहीं पाई तुम्हारी बिल्ली देख ली है। जीनत से भी कंफर्म हो गया था घर में और कोई पालतू बिल्ली नहीं जो ईसा ने रखी हो। वो पूर्वा के साथ ही खुश था। तो बीपी हाई होना अच्छी बात नहीं है। वेट करें, किसी डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ, आपको ले नहीं जा सकता। हदीर लाला यूनी ही बड़ी मुश्किल से जाने दे रहे हैं। वो इन्हें कहकर उठता वॉशरूम गया तो सामने मिरर स्टैंड पर ही इसका मोबाइल पड़ा था। यानी इसके कहने के बावजूद पूर्वा ने मोबाइल नहीं उठाया था। मुनफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। हदीर को कॉल मिलाकर सना बेगम की हालत बताई। इसने तसल्ली दी कि डॉक्टर पहुंच जाएगा, चेक करवा लेना। कुछ देर तक किसी करीबी क्लिनिक से डॉक्टर आ गया था। चेकअप किया तो वाकई बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। मेडिसिन वगैरह देकर डॉक्टर चला गया। सना बेगम ईसा का हाथ दबोचे अपने पास बिठाई रहीं। मेडिसिन और कुछ जहनी रो बदलने की वजह से तबीयत संभल गई थी। इनके सोने पर ईसा उठकर दबे पांव रूम से निकला। पूर्वा मोरे से मिली तो नहीं ना? कहाँ है वो? इसने जीनत से सवाल किया। सना बेगम के कोई सवाल ना करने से इससे यही अंदाज़ा हुआ कि वो अभी मिले नहीं। नहीं, शायद नहीं मिली। बेगम साहिबा तो आते ही कमरे में बंद हो गई थी। दोपहर का खाना बनवाया मगर खाया नहीं अभी तक। पूर्वा तो अपने कमरे में ही बंद है, शायद इसने भी खाना खाने से मना कर दिया। वो सर हिलाकर इसके कमरे में पहुंचा। दरवाजे पर हाथ रखा तो खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में नहीं थी। वॉशरूम भी खुला था, टेरिस ड्रेसिंग रूम। वो हैरान हुआ। पूर्वा नहीं थी। शायद वो भी सना बेगम से ही छुप रही थी। इसने घर का हर कमरा छान मारा, बैकयार्ड और लॉन तक। वो कहीं नज़र नहीं आई। कॉल मिलाई तो नंबर पावर्ड ऑफ मिला। ईसा के एहसाब झंझना गए। जीनत भी लाइलिम थी। भागकर बैरूनी दरवाजे पर गया और वहाँ मौजूद गार्ड से पूछा। जी दिन के वक्त ही निकली थी। बोला करीब पार्क में जा रही हैं, आपने बुलवाया है। इनके जवाब पर वो हवास बाख्ता हो गया। इसने कब बुलवाया? तुमने रोका क्यों नहीं? मुझसे पूछा क्यों नहीं? वो गुस्से से चीखा। गार्ड्स भी गड़बड़ का एहसास होने पर चौकन्ना हो गए। सर, हमने पूछा था, उन्होंने आपका नाम लिया। फोर्सफुली रोकने का कोई ऑर्डर नहीं मिला था हमें, इसलिए। इनकी वजाहत भी दुरुस्त थी। पूर्वा कभी बाहर जाती ही नहीं थी कि ऐसी हिदायत देनी पड़ती। वो पागलों की तरह करीबी पार्क तक भागा तो एक गार्ड भी साथ गया। पार्क और इसके गिर्द हर जगह देख लिया। वो पागल हो रहा था। हिम्मत जवाब दे रही थी। खौफ रगों में उतरता जा रहा था। कपकपाते हाथों से बार बार नंबर मिलाता रहा। दिमाग ऐसा माउफ हुआ कि बंद नंबर का पैगाम मिलने के बावजूद मैसेज पर मैसेज करता जा रहा था। शाम गई। इसने थक कर खानज़ादा को कॉल मिलाई तो परेशानी और घबराहट से आंखें नम हो रही थी। परिहान सुबह से बेचैन घूम रही थी। खानज़ादा तो किसी ज़रूरी काम का कहकर गया था और अभी तक नहीं लौटा था। वो बस पूर्वा को परिसा के पास भेजना चाहती थी और इस पर बात करना ज़रूरी था। अब गुलजान हवेली आ चुकी थी। इसकी परेशानी समझकर तसल्ली भी दी कि ईसा जितना लापरवाह लगता है इतना है नहीं। अपने फ़ैसलों को निभाना इसने खानज़ादा ही से तो सीखा है। अगर वो पूर्वा को अपनाने की ठान चुका है तो इसको डिफेंड भी कर सकता है। मगर परिहान को तसल्ली नहीं हो रही थी। इसे पूर्वा की टेंशन हो रही थी। कॉल करके इससे बात की थी। वो बज़ाहिर सही से जवाब दे रही थी, मगर परिहान को इसका अंदाज़ मध्यम और उदास सा महसूस हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन था सना बेगम वहाँ जाए और पूर्वा को देखकर कोई रिएक्शन न दे? यह तो शुक्र था पूर्वा ने निकाह का नहीं बताया था, क्योंकि वो घर खानज़ादा का है। इसकी मर्ज़ी जिसे रखे। शायद इसलिए सना बेगम खामोश रही हों। परिहान ने खुद को तसल्ली दी थी। खानज़ादा हदीर बहरोज़ खान वाले मामले को लेकर पुलिस ऑफिसर से बात करके धमाके की रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था। हवेली पहुंचा
تو خانی بیگم پریحان کی وجہ سے پریشان تھی، میری سمجھ سے باہر ہے اس کا رویہ، صبح سے الجھی ہوئی ہے، ناشتہ بھی اچھے سے نہیں کیا، دن ڈھل رہا ہے، اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، سب 7واں مہینہ لگا ہے ابھی تو، صحت کا خیال نہیں رکھے گی تو دیکھ لینا، پھر ان لڑکیوں کی صحت کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، میں تو تھک گئی ہوں۔ اس لڑکی کو سمجھا سمجھا کر کبھی چٹکارے ختم نہیں ہوتے اور کبھی بیٹھے بیٹھے منہ پر 12 بجا کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ وہ پریحان سے اکتائی ہوئی لگ رہی تھی، یاور کی بیوی سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی رہتی تھی، دودھ فروٹ اس کے پاس موجود ہی رہتا تھا، دیکھنے میں بھی صحیح پریحان کی نسبت وہ زیادہ صحت مند لگنے لگی تھی، بنا کہے اس کی احتیاط اور خوراک کے خیال رکھنے کو خانی بیگم رشک کے دیکھتی تھیں۔ پریحان کو سمجھا سمجھا کر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہر 2 دن بعد نیا کارنامہ سر انجام دے دیتی تھی۔ میں سمجھاؤں گا مورے، آپ فکر نہیں کریں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ سر جھٹک کر خفگی سے چلی گئیں، تھکن زدہ اعصاب پر پریحان کی بے توجہی کا سن کر مزید بوجھل ہو گئے تھے۔ کمرے میں پہنچا تو پریشان سی پریحان سامنے بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی تو ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشارہ تھا کہ وہ بات کرے۔ حدیر، میں چاہتی ہوں بس پوروا کو پریسا کے پاس بھیج دیں، نکاح ہو گیا ہے، رشتہ رہے مگر کچھ عرصہ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر متفکر لہجے میں بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ 2 لفظ کہہ کر سر صوفے کی پشت پر رکھ گیا۔ پریحان نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اتنا بددلی سے تو کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ کوئی پریشانی ہے حدیر؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ پریحان نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک پریشانی نہیں ہے پریحان، 100 مسائل ہیں جن میں الجھا ہوا ہوں، عجیب جنگ سی چھڑی رہتی ہے میرے ارد گرد، ایسے حالات میں تم میری ٹینشن بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ خفگی جتاتے ہوئے اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ مگر حدیر، میں تو پرواہ وہ ہکلا گئی، اتنی سی بات پر وہ آخر اتنا خفا کیوں ہو رہا تھا؟ میں جانتا ہوں پروا تمہاری بہن ہے، ذمہ داری ہے اور تمہیں اس کی فکر ہے، اور یہ بچہ کس کا ہے پریحان؟ کیا یہ ذمہ داری تمہاری نہیں؟ تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بچپنا چھوڑ دو پریحان، تم اب ماں بننے والی ہو۔ وہ سخت غصے میں تھا، پھر بھی ضبط سے بول رہا تھا۔ اس نے سمجھ دیا نرمی پریحان کو واقعی بگاڑ چکی تھی۔ حدیر، میں لنچ نہیں کیا تھا مگر مورے گل نے فروٹ دیا تھا، وہ کھا چکی ہوں، آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی فکر مند ہوں۔ پروا کو اگر ثنا چچی نے کچھ کہا تو وہ ڈر جائے گی، وہ اکیلی ہے حدیر۔ پریحان نے ناراضگی سے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، عیسیٰ ہے اس کے پاس، تم خدا را اب یہ پریشانیوں کا ٹوکرا ایک طرف رکھ دو، میں تھک گیا ہوں سمجھا سمجھا کر تمہیں، میری بات اگنور کیوں کر رہی ہو؟ پروا کی فکر ہے اور ہمارے بچے کا خیال کون رکھے گا؟ کیا اس کے لیے اب مجھے سب کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہنا ہوگا پریحان؟ فروٹ کھا لیا اور بس، یہ جو دماغ میں الٹی سیدھی بے وجہ کی فکریں پالے رکھتی ہو اس کا کیا؟ وہ پریحان کو جھنجھوڑ کر بولتا، وہ مشکل کچھ سخت بولنے سے خود کو روک پایا تھا۔ سمجھانے کے بعد اس کا پروا کی بات دہرانا اسے تب دل آ گیا تھا۔ حدیر، پریحان نے گھبرا کر کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، دل ڈر گیا تھا اس کے غصے سے۔ وہ پریحان کو چھوڑ کر اٹھا اور ڈریسنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا۔ ہر انسان کے صبر کی ایک حد ہوتی ہے اور پریحان اب اس کے صبر کی حد ختم کرنے کے در پہ تھی۔ بس پروا کو بھیج دوں پھر، وہ الجھی پریشان سی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ کھانا نہیں کھایا تھا مگر فروٹ تو کھایا تھا۔ خانزادہ کے غصے سے خائف ہو کر وہ ٹیبل پر پڑی ٹوکری سے سیب اٹھا کر بنا دھوئے کھانے بیٹھ گئی۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تو پریحان کو سیب کھاتا دیکھ کر سر جھٹکا۔ وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنا خیال رکھتی ہوں، اب میں اپنی بھوک سے زیادہ تو نہیں کھا سکتی۔ اس کے مسلسل نظر انداز کرنے پر وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ پریحان، پلیز، اس وقت مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے تو تم خاموش بیٹھی رہو۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ خانی بیگم اس سے ناراض ہوتی تھی اور وہ ہر بار اس کی طرفداری کرنے کا انجام دے چکا تھا۔ وہ احتیاط چھوڑ چکی تھی اور چیک اپ پر ہر بار ڈاکٹر کی ایک ہدایت ہوتی تھی، خوراک کا مزید خیال رکھے، ایسا نہ ہو کمپلیکیشنز آ جائیں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے، باہر کے مسائل سے وہ لڑ سکتا تھا مگر پریحان کی لاپرواہی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی پریحان ادکھایا سیب ڈسٹ بن میں پھینکتی، منہ بناتی اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ مردان خانے میں جا کر اکیلے کمرے میں بیٹھا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ تھکن کی وجہ سے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی تھی۔ موبائل کی رنگ پر اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھیں رگڑ کر موبائل اٹھایا۔ ہاں عیسیٰ، سب خیریت ہے؟ چچی کیسی ہیں؟ نیند سے بھوچل آواز میں اس نے پوچھا۔ لالا، پروا نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ عیسیٰ کی گھبرائی ہوئی نم آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب عیسیٰ؟ کیا ہوا صحیح سے بتاؤ، بوکھلا کر سوال کیا۔
آج ہی تو سوچا تھا کہ پریحان کی ضد پر وہ اسے بس پریسا کے پاس ہی بھیج دے گا۔ عیسیٰ نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ میں نہیں جانتا کیا بات ہے، اس نے جھوٹ کیوں بولا اور کہاں چلی گئی؟ مجھے ڈر ہے اسے کسی نے کال کر کے میرا کہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی میرا موبائل گھر ہے، اب اس کا نمبر بند ہے۔ وہ خوف کی شدت سے سسک اٹھا تھا۔ خانزادہ کا دماغ بند ہونے لگا۔ پریحان پریشان تھی، حق پر تھی۔ اس کی بہن خطرے میں تھی اور اس کا نکاح اپنے بھائی سے کروا کر وہ مزید خطرے میں دھکیل چکا تھا۔ اس نے آج ہی تو قانونی کارروائی کی تھی ہاشم خان کے خلاف۔ اسے لگا تھا اس نے بات سنبھال لی، کیا انہوں نے جوابی حملہ کیا ہے یا پھر کوئی اور؟ وہ تیزی سے اٹھ کر حویلی سے نکلا تھا۔ اس بار معاملہ لڑکی کا تھا، عزت کا تھا اور کام صفائی اور خاموشی سے ہوا تھا کہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا۔ کرنے